दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सरोठिया। आज जब बिहार के चुनावी नतीजे आपके सामने आ गए हैं तो हमने अपने दोपहर मेट्रो अखबार और अपना यूट्यूब चैनल के जरिए जिस तरह की आशंकाएं जताई थी या जो हमने अपना आकलन दोपहर मेट्रो ने पेश किया था वो सच के काफ़ी करीब साबित हुआ है। और मैं जिस तरह से कह रहा था उसके हिसाब से एक बात फिर साबित हो गई है कि राहुल गांधी की संगत जिसके साथ में होती है उसका बंटाढार हो जाता है। 2017 में अखिलेश यादव ने जिस तरह से राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था वो जिस तरह से न सिर्फ राहुल गांधी डूबे बल्कि वो अखिलेश यादव को भी डुबोए बैठे थे। यही स्थिति उनकी तेजस्वी यादव के साथ में सर हुई है। यानी कि हम तो डूबेंगे सनम आपको भी ले डूबेंगे वाली कहावत जो है या शेर है वो एक बार फिर से चरितार्थ हो गया है। और ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को लेकर भी जो हमारे अपने आकलन थे वो आप सच होते हुए साबित हो रहे हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बिहार में जो वहाँ के हालात हैं वो जो है उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोट जुटाने या वोट बढ़ाने के बजाय वोट कटने के नाम पर जिस तरह का स्यापा कर रहे थे उससे साफ हो गया था कि ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। सवाल फिर दूसरा था चुनावी वादों और दावों का। तो चुनावी वादों में जो नीतीश कुमार सरकार ने वादे किए थे उन्होंने अपने जो बजट के भीतर उनका प्रावधान भी किया था, जबकि तेजस्वी यादव के वादे हवाई थे। हवाई इस मामले में ज़्यादा थे क्योंकि जो बिहार का जो मौजूदा बजट है वो 3,70,000 करोड़ रुपए का, जिसपे कि 20-22 हज़ार करोड़ रुपए जो है 20-22 हज़ार करोड़ रुपए जो है वो कर्ज और उसकी किस्तें चुकाने में चला जाता है। यानी कि 3 लाख से कम भी पैसा जो है बिहार के पास में खजाने में बचता है, जो कि वहाँ पर जनता की लोक कल्याणकारी योजनाएं और विकास के कामों के लिए रह पाता है। फिर जनता को ये इस बात का भी यकीन था कि अगर नीतीश बाबू या नरेंद्र मोदी जो घोषणाएं कर रहे हैं तो चूंकि वो एनडीए घटक दल के रूप में चुनाव लड़ा जा रहा है तो उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं जो कमी आएगी वो केंद्र सरकार अपने खजाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी करेंगे। तीसरी बात ये है कि जो शक्ति जो है खर्च की वो नकारात्मकता में ज़्यादा खर्च की तेजस्वी यादव ने। और राहुल गांधी के साथ में 15 दिन तक वो वोट चोरी की ही बात करते रहे, जबकि हकीकत ये है कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उस पर जो वोटर्स की संख्या थी उससे वो 7 करोड़ 18 लाख थी और इस बार 24 लाख वोटर ज़्यादा बढ़कर 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स ने मताधिकार के पात्र पाए गए थे। और उस पर भी बम्पर मतदान हुआ। 9.9% यानी करीब 10% ज़्यादा वोटिंग डाला। और जो 8% महिलाएं जो पुरुषों से ज़्यादा वोट डालने गई, उसके बाद ये जाहिर हो गया था कि अब नीतीश बाबू ने जो दांव चला है, जो कि पिछले चुनाव में भी महिलाओं को फोकस करके दूसरे राज्यों में बीजेपी के गठबंधन दलों ने सीटें हासिल की हैं, वो प्रयोग एक बार फिर से सफल हो गया। अब बात करें तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव 2,500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रहे थे, जबकि नीतीश कुमार 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाल चुके थे। यानी आप करेंगे और सबको पता है कि दिल्ली में जब केंद्र की सरकार है तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव वो नहीं कर सकते।
2,500 रुपये महिलाओं को जो है प्रति माह देने का, हर महिला को देने का जो उनका वादा है वो किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने जो है बिहार में 20 लाख मतदाता, 20 लाख सरकारी कर्मचारी अभी हैं और वो कह रहे थे कि हम 2,79 लाख परिवार जो है बिहार के, उनमें हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे सरकारी, वो भी सरकारी। अब जबकि इसके दो पहलू हैं, या तो अगर आप इतनी नौकरियां देंगे तो इसका मतलब है आपको 60-70 लाख लोगों को आपको सरकारी नौकरी में और रखना पड़ेगा। यानी कि बिहार का जो अभी 3,17,000 करोड़ का जो बजट है उसको 4 गुना करेंगे तब जाके जो है ये आपकी घोषणा पूरी हो सकती है। ये सरकारी खजाने के आधार पर मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का जो आपका वादा है वो कैसे पूरा हो सकता है, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है कोई भी बगैर प्रतियोगी परीक्षा के नहीं हो सकती है। जब प्रतियोगी परीक्षा के दौरान के दम पर जब बोर्ड नौकरी मिलना है तो हर परिवार को एक सदस्य को किस तरह से आप नौकरी दे सकते हैं। यह भी संभव होता कि एक परिवार से 5 लोग नौकरी पा जाते और कई परिवार वंचित रह जाते, क्योंकि वो टेक्निकली और कानूनी रूप से संभव नहीं था। तो लोगों को समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ चुनावी जीतने के स्टंटबाजी है। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा करने के बाद फिर उन्होंने बिहार के चुनाव से लगभग 1.5-2 महीने तक अपना पल्ला झाड़कर बैठ गया और वो जो है विदेश, दक्षिण अमेरिकी यात्राओं में जो है जॉर्ज सोरोस और उनकी टीमों के साथ में अपने जो उनका कांग्रेस का एजेंडा चल रहा है, राहुल कांग्रेस का एजेंडा चल रहा है, उसमें वो लगे रहे। फिर बाद में उनको चुनाव की याद आई तो चुनाव में भी वो आके फिर वही वोट चोरी, और वोट चोरी में मोदी की बात तो छोड़िए आप, उन्होंने निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी उसमें लपेटे में ले लिया। और अभी भी चुनाव के जो नतीजे आए हैं जिससे कि बहुत ही ख़राब स्थिति हुई है, जिसने सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के सर्वे को नकार दिया है, और नकार नहीं दिया, बुरी तरह नकार दिया है। तो मैं आपसे तब भी कहता था कि एक कम्युनिकेशन के विद्यार्थी के नाते और पत्रकारिता का मास्टर्स डिग्री होने के नाते और जनसंचार का मास्टर डिग्रीधारी होने के नाते मैं कहता था कि सर्वे मेथोडोलॉजी ये कहती है कि आपके अगर सैंपल सर्वे कलेक्शन में 1% की भी गलती हो जाती है तो उसका जो अंतिम निष्कर्ष आता है वो 25% तक पहुंच सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो हुई सर्वे मेथोडोलॉजी की बात। अब सर्वे करने वाले लोग कौन हैं, उनकी राजनीतिक समझ क्या है, जबकि बिहार के 10 संभाग हैं, उन 10 ही संभागों की जो है जो सियासी फितरत है वो अलग अलग है। तो उसका आकलन आपने कैसे कर लिया कुछ लोगों के नाम पर? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले मैंने कहा भी था और लिखा भी था कि बिहार और यूपी की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस इबारत को ना तेजस्वी यादव पढ़ पाए, ना राहुल गांधी पढ़ पाए और ना सर्वे एजेंसियां पढ़ पाए। और राहुल गांधी के साथ तो एक और बड़ी समस्या ये है कि वो जो है अपनी असली विचारधारा है कांग्रेस की, उसको उन्होंने ताक पर रख दिया है और अपने कंधों पर उस वामपंथी विचारधारा को सवार कर लिया है, जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर के कई मुल्कों में जिसका विलुप्ति की कगार पर जा पहुंची है। तो तेजस्वी यादव जो है वो भी उनके इस जाल में उलझ के रह गए और उनका जो MY वाला समीकरण है मुस्लिम यादव वोटों का, वो भी छितर बितर हो गया है। जो नतीजे बता रहे हैं, मैंने पहले आशंका व्यक्त की थी कि जितनी सीटें पिछली बार राजद को मिली या महागठबंधन को मिली उससे कम मिलेगी, लेकिन इतनी कम हो जाएंगी इसका अनुमान तो मैं भी नहीं लगा सका, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वहाँ की सियासत को समझना बहुत आसान नहीं है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि
आज तक देश की आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान या अपनी सभाओं के दौरान किसी औद्योगिक घराने को उंगली नहीं उठाई। लेकिन राहुल गांधी लगातार अडानी, अंबानी, है ना, पर आप आक्षेप करते रहते कि ये मोदी के दोस्त हैं और हम आपकी जनता के मित्र हैं। तो भाई अडानी, अंबानी कोई भी हो, इनका उदय क्या कांग्रेस के राज के समय नहीं हुआ था क्या? सबको पता है उनके समय ही उदय हुआ था। उनका उद्धार या उसका बढ़ना जो है वो जरूर मोदी के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा पेट में दर्द विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी को हो रहा है। और राहुल जब देशी घरानों की बात करते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके राज में भी जो है क्या घनश्याम दास बिरला या जमनालाल बजाज या टाटा परिवार जो है क्या क्या बड़े औद्योगिक घराने नहीं थे क्या? लेकिन राहुल गांधी उस कांग्रेस पार्टी से आते हैं जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेशी कंपनी थी उसके खिलाफ उनके प्रणेता महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया। और राहुल गांधी भारत की देसी औद्योगिक घरानों पर हमला करके लोगों के अंदर ये मैसेज भरते रहे कि इनकी ये जो है ये भारत की इनकी फिक्र जो है भारत में विदेशी कंपनियों को फिर से लाने की ज़्यादा है। तो यही फार्मूला राहुल गांधी का 2017 में भी फेल हुआ, 19 में भी फेल हुआ। जब 19 में राफेल चोर कहा था मोदी को, अभी वोट चोर कहा आपने। तो जब चोर शब्द से आप मोदी को जोड़ते हैं तो जनता उसको सिरे से इसलिए खारिज कर देती है क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि मोदी चोरी करेंगे तो किसके लिए करेंगे। उन्होंने तो अपने परिवार के ऊपर किसी भी सदस्य पर एक लांछन नहीं आने दिया अपने 11 साल के कार्यकाल में कि उनने किसी अपने परिवार के लिए कोई फ़ायदा पहुंचा दिया हो। और सवाल ये है कि जो शतरंज का खेल है उसमें लड़ाई प्यादों से शुरू होती है और फिर अंत में घोड़े, हाथी घोड़े होते हुए, वजीर होते हुए राजा तक पहुंचती है। लेकिन राहुल गांधी सीधे राजा पर हमला करते हैं। तो उनकी अपनी रणनीति अपनी जगह है। उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिल गई। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनने संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने जैसा जो नैरेटिव गढ़ा था उससे मतदाता भ्रमित हो गए। और बीजेपी ने भी कई रणनीतिक भूलें 2024 के चुनाव में की जिसके कारण उनकी सीटें घटी। और वो राहुल गांधी ने जो नैरेटिव खड़ा करा था उसको अंडर एस्टिमेट कर गए थे। लेकिन आपने देखी बाद में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव हुए और अब बिहार के चुनाव हुए, उन सारी चीज़ों पर राहुल गांधी ने जो एक संविधान और आरक्षण को लेकर काट की हांडी चढ़ाई थी वो बार बार नहीं चढ़ सकती। ये साबित थे, ये नतीजे कर रहे हैं, ये सारे चारों विधानसभाओं के नतीजे। तो कुल मिलाकर आप बता दीजिए ना कि कौन सी सर्वे एजेंसी ने ओपिनियन पोल में या अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 200 के करीब पहुंचाया हो? किसी ने भी नहीं पहुंचाया। और वो बात मैं वही कह रहा हूँ कि सर्वे मेथडोलॉजी की बात है, सियासत की बात तो अलग ही है। तो अब राजनीति भारत की किस दिशा में जा रही है उसको अगर राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसके वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अगर वो नहीं समझेंगे देश की जनता की नब्ज को और केवल विदेशी कंपनियों के या विदेशी ताकतों के मोहरे बने रहेंगे, उन ताकतों के जो कि भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो वो भारत की जनता का दिल नहीं जीत सकते। मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बात को कि मैं उस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो महात्मा गांधी की कांग्रेस हुआ करती थी। वो कांग्रेस जिसकी मूल विचारधारा में दक्षिणपंथ, मध्य मार्ग और वामपंथ सभी का समावेश होता था। राहुल गांधी कांग्रेस केवल वामपंथी कांग्रेस है और मूल कांग्रेस वो अलग ही है, जिससे कि अब जो है जो मूल कांग्रेसी छिटकना शुरू हो गए।
और राहुल गांधी ने जो गठबंधन एनडीए का मुकाबला करने के लिए खड़ा किया, उससे भी क्षेत्रीय दल छिटकना शुरू हो गए। अखिलेश यादव के उदाहरण को देखकर और बाकी महाराष्ट्र के चुनाव के उदाहरण को देखकर और अब इस बिहार के चुनाव के उदाहरण के बाद जो है कितने लोग उनके इंडी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे अगर राहुल गांधी कांग्रेस को अपने मूल विचारधारा के बजाय राहुल कांग्रेस की विचारधारा पे चलाने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जो सशक्त विपक्ष की ज़रूरत होती है। अगर आप लोकतंत्र को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। तो सशक्त विपक्ष आपको भारत की जनता की नब्ज़ को टटोलकर और उसके मर्म को समझकर आप जब राजनीति करेंगे तो आप जो है उसमें कामयाब हो पाएंगे सशक्त विपक्ष बनने में। आप विदेशी आकाओं के इशारों पर, उनके एजेंडों पर अमल करके जो है भारत की जनता का दिल नहीं जीत सकते। ये सबक है इस बिहार के चुनाव का और इसके पहले हुए चुनावों का। तो मित्रों, इस अंक में इतना ही अभी बिहार के चुनाव के